मूवी शुरू होती है और एक वैन में हमें हेना नाम की औरत और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है और ये दोनों हेना की हस्बैंड के डैड से मिलने जा रहे थे। हेना की हस्बैंड के डैड ने अपने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया होता है। ये दोनों भी काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। हेना का हस्बैंड हेना से कहता है कि मेरे डैड का 75वें बर्थडे है, इसीलिए वो सभी को वहाँ पर इन्वाइट किया है और देखना उन्हें हमें देखकर काफी अच्छा लगेगा। हेना अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन फिर तुम मुझे लेकर जा रहे हो। देखना कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें मेरे यहाँ होने से बुरा लग जाए। वो जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुमसे शादी की है तो तुम भी इसी फैमिली का हिस्सा हो, तो तुम्हारा वहाँ होना काफी ज्यादा जरूरी है। दोनों अपने पेरेंट्स के महल के सामने पहुँचते हैं, जहाँ पर हेना की 3 और भी बहन भाई मौजूद होते हैं। एक होता है बड़ा भाई, छोटी बहन केमी थी और बीच वाली भी बहन थी। सभी लोग अपने लोगों से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी बड़ी बहन सोचती है कि हेना ने पैसे और उसकी अमीरी को देखकर शादी की है। सभी लोग गार्डन में आकर सोचने लगते हैं, आखिर ऐसी क्या बात है कि उसके डैड ने सभी को बुलाया है। सभी लोगों को यह मानना होता है कि उन्होंने सभी लोगों को अपने जन्मदिन की वजह पर बुलाया होगा, कि तभी उनके डैड के एक गार्ड आकर कहता है कि आप लोगों को डैड ने कोई जरूरी बात करनी है आप लोगों से। अब सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं। उसका गार्ड कहता है कि ऊपर वाले कमरे में चलें, क्योंकि डैड वहीं पर मिल सकते हैं। सभी लोग ऊपर वाले कमरे में आकर अपने डैड से मिलते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि मैंने इस घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगवा दिया है ताकि कोई भी अनजान शख्स घर में प्रवेश ना कर सके। ये सभी यह सुनकर हैरान होते हैं, कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। उनके डैड कहते हैं क्योंकि आज रात कोई आने वाला और जो कोई भी है वो मुझे मारने वाला है और मैं तुम लोगों को इसीलिए बुलाया है ताकि तुम सभी मेरी हिफाजत कर सको। यह सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो डैड को मार सके। उनके डैड उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। सभी लोग कहते हैं प्लीज मजाक ना करे और हमें सच बताए, आखिर वो जो कोई भी है वो ऐसा क्यों कर सकता है। वो कहते हैं कि ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, बल्कि तुम इसे बिल्कुल सीरियस लो। और वो अपने बच्चों से यह कहते हैं कि अगर मैं आज रात मर भी जाता हूँ या यह जितने भी मेरी प्रॉपर्टी है वो सारा का सारा चैरिटी की हो जाएगी, न कि मेरे बच्चों की। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो यह सारी प्रॉपर्टी तुम सब में बांट दूंगा और इसीलिए तुम सभी को आज रात मुझे महफूज रखने के लिए कुछ भी करना होगा। सभी लोग इस बात को सुनकर दंग रह जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और डैड ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन तभी वो अपने गार्ड को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। गार्ड बाहर जाकर सारे दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है ताकि कोई भी वहाँ से ना अंदर ना बाहर जा सके। कुछ देर के बाद सभी एक नीचे जाकर एक जगह बैठकर बातें करने लग जाते हैं कि आखिर डैड को ऐसा क्या हो गया है। वो ऐसी बातें कर रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि शायद डैड हमें आजमाना चाहते हैं। उन्हें नहीं लगता कि यहाँ कोई भी आएगा उन्हें मारने के लिए, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे तो पहले ही लॉक हो चुके हैं। अब हेना उनसे कहती है क्या पता डैड सच कह रहे हों, अगर ऐसा हो भी सकता है तो हमें उनकी जान बचानी होगी। सभी लोग हेना की बातों को नजरअंदाज करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। केमी शराब वाले रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है बहुत सारी शराब की बोतलें रखी गई थीं और जब वो एक शराब की बोतल को उठाती है तभी उसी कमरे में से एक अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है। और जब उस आवाज की तरफ जाती है तब वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। तभी उसे किसी की परछाई नजर आता है जो वो उसका पीछा करने लगता है। और जब वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तब दरवाजा बाहर से लॉक होता है। लेकिन तभी उसका भाई वहाँ पर दरवाजे को खोलकर उससे पूछता है कि तुम अंदर क्या कर रही थी। केमी उसे बताते हैं कि उसे नीचे किसी की होने का एहसास हुआ है, लेकिन उसका भाई कहता है कि नहीं, नीचे कोई भी नहीं हो सकता। हेना का हस्बैंड उसे लेकर अपने डैड के पास आया। तब उसके डैड कहते हैं मुझे खुशी है कि हेना यहाँ पर आई है, लेकिन मैं उसे अभी अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता, इसीलिए मैं तुम्हें मना किया था कि हेना को तुम यहाँ पर ना लाओ। लेकिन वो कहता है कि हम दोनों ने साथ में शादी की है तो हम कैसे इस फैमिली का हिस्सा नहीं हो सकते। केमी के भाई को दिखाया जाता है जब वो पूल खेल रहा था तब उसका शराब का गिलास अचानक से अपने आप ही गिर जाता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी पुल की सारी बॉल इकट्ठी हो चुकी होती है, ये देखकर वो फिर से हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि आखिर यह मेरे साथ में क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसकी दूसरी बहन आ जाती है और दोनों बातें करने लगे। अगले सीन में हम केमी को देखते
दिखाते हैं जो काफी बोर हो रही थी तो वो स्विमिंग पूल में चली जाती है नहाने के लिए। लेकिन जब वो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है तब उसके पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आता है और जब वो उसे देखने के लिए पीछे मुड़ती है तब वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। वो डर कर आवाज लगाती है कि अगर जो भी है वो प्लीज बाहर आ जाए। लेकिन जब वो चेक करने गई तब वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद केमी स्विमिंग पूल में चली जाती है कि तभी अचानक से कोई पीछे आता है और उसे पकड़कर उसके सिर पर वार कर देता है, जिससे उसकी बहुत सारी खून निकलने लग जाता है और वो अनजान सी चीज केमी को स्विमिंग पूल में फेंक देती है और उसकी मौत हो जाती है। केमी के बहन भाई आपस में बात कर रहे थे कि आखिर उसके डैड ने ऐसा क्यों किया और उनकी क्या प्लानिंग है। लेकिन तभी वहाँ पर हेना का हस्बैंड आकर इन दोनों की बातों को सुन लेता है कि वो दोनों उसकी बीवी के बारे में गलत बातें कर रहे थे। अब उन्हें एहसास होता है कि केमी यहाँ पर नहीं है और जब वो नीचे गए तो उन्हें केमी की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो एकदम से दंग रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर यह किसका काम हो सकता है। केमी का भाई कहता है कि वो मेरी बहन है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं मार सकते और यहाँ हमारे सिवा कोई और भी नहीं है, और यह भी कहता है कि हमारे बीच ऐसी भी लड़की है जो हमारे फैमिली की नहीं है। यह सुनकर उसका भाई यानी हेना का हस्बैंड कहता है कि मैं ऐसी इल्जाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ ही थी और वो केमी के साथ ऐसा हरगिज नहीं करेगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इन दोनों का मानना था कि अगर घर की सारी दरवाजा बंद है तो यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता केमी को मारने के लिए, इसीलिए हमारा शक हेना पर था, तो शायद हेना ने ही उसे मारा होगा। अगले सीन में जब उसके डैड को पता चलता है कि उसकी छोटी बेटी की मौत हो चुकी है तब वो नीचे आकर अपनी बेटी के लिए रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि उसकी मौत बहुत ही बुरी हुई है। सभी बच्चे अपने डैड से पूछते हैं कि आखिर इसको मारने वाला कौन है, जिसके बाद डैड उन्हें बताते हैं कि असल में उनके घर में कोई आत्मा मौजूद है जिसने केमी को मारकर हमसे छीन लिया। मैंने उस शैतान से कुछ डील किया है जिस वजह से वो शैतान ऐसा कर रहा है। यह सुनकर हेना हैरान हो जाती है। सभी कहते हैं कि पूरी बात बताएं, लेकिन उनके डैड कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसके डैड उन्हें पूरी बात नहीं बताते और कहते हैं कि मेरी बेटी तो अब मर गई, लेकिन अब मैं हेना को भी अपना वारिस मानूंगा और मैं अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर केमी के दोनों भाई बहन काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, डैड आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। डैड कहते हैं, केमी की मौत के बाद किसी को तो प्रॉपर्टी मिलना ही चाहिए ना, इसीलिए अगर तुम्हें और भी ज्यादा अमीर होना है तो तुम्हें मुझे जिंदा रखना होगा। केमी का बड़ा भाई अपने डैड के ऑफिस से गन को ले लेता है अपनी सुरक्षा के लिए और कहता है कि जिस किसी ने भी मेरी बहन को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। दोनों भाई बहन एक बार फिर से हेना पर इल्जाम लगाने लगते हैं और कहते हैं उसने ही केमी को मारा है। लेकिन हेना कहती है कि केमी के साथ मेरा रिश्ता काफी अच्छी थी और मैं उसे मारने का कैसे सोच सकती हूँ। तभी हेना और उसकी हस्बैंड नीचे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर केमी की लाश नहीं होती है। यह देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं आखिर उसकी लाश कहाँ गायब हो गई। अब उन्हें लगने लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई न कोई है जो उन्हें और यहाँ के सभी लोगों को जान से मार डालेगा। इसीलिए दोनों अब फैसला करते हैं कि अब यहाँ से निकलना होगा। दोनों दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद हेना का हस्बैंड उससे कहता है कि हम नीचे के रास्ते से निकल सकते हैं। तब वो नीचे जाने लगती है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। केमी की बहन उसकी पेंटिंग की तरफ देखती है जो उसे घूर रही थी और वो उस तस्वीर को देखकर वो हैरान होने के साथ डर भी जाती है कि तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और अपनी बहन से कहता है कि मैं अपने डैड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि हेना और हमारा भाई मिलकर ये सब साजिश कर रहे हैं कि वो दोनों अमीर हो सके और डैड की प्रॉपर्टी की वारिस बन सके, लेकिन हम दोनों ऐसा नहीं होने देने वाले हैं। हेना और उसका हस्बैंड नीचे होते हैं और दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढने हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सभी जगह लॉक्ड है। तभी हेना की हस्बैंड एक दरवाजे की लॉक की खोलता है और कहता है कि इसमें तो थोड़ा सा निकलने की जगह है, जिसमें से हेना निकलने लग जाती है ताकि बाहर जाकर मदद ला सके। लेकिन वो निकलने की जगह उसी दरवाजे में अटक जाती है कि उसे बाहर से कुछ नजर आती है, जो देखकर वो डर जाती है। अपने हस्बैंड से कहती है, मैंने किसी को देखा है। वो हेना को अंदर खींच लेता है। जब वो दोनों दरवाजा को बंद कर रहे थे तब वो अपने सामने एक डीमन को देखते हैं। उसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर
आखिर ये क्या चीज है। इससे पहले कि वो डीमन इनके पास आ पाता, वो दोनों भागकर लॉकर में चले जाते हैं। लेकिन तभी केमी के बहन भाई उस लॉकर का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वो बाहर ही ना आ सके। यह देखकर वो हैरान हो जाते हैं। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा तब हम मर जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, इसीलिए हमें किसी भी तरह करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो दोनों कोशिश तो करते हैं बाहर निकलने की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। केमी के बहन भाई जब आगे बढ़े तब उन्हें किसी की आवाज आती है। केमी की बहन जब उस चीज को देखने जाती है तब वो चीज केमी की बहन को हवा में उड़ा देती है और देखते ही देखते वो ताकत उसे अपने रूम में लेकर जाती है। फिर जब उसे होश आता है तब वो खुद को रूम में पाकर हैरान रह जाती है। उसे वहाँ पर उस डीमन के पैरों के निशान भी नजर आते हैं। तभी वो केमी के पेंटिंग की तरफ देखती है जिसके माथे से खून निकल रहा था। अचानक से केमी उस पेंटिंग से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और केमी उस पर उल्टी कर देती है। तभी केमी का भाई वहाँ पर आकर उस पर गन तान देता है और कहता है कि वो मेरी बहन से दूर रहे वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन केमी नहीं रुकने वाली होती है। तभी वो उस पर शूट करने लगता है, जिसके बाद जब केमी वहाँ से गायब होती है तब वो देखता है कि गलती से उसने अपनी दूसरी बहन को ही शूट कर दिया होता है, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। यानी उसने गलती से अपनी बहन को ही मार दिया। यह जानकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये सब हेना का किया धरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई डीमन है जो यह सब कर रहा है। यहाँ पर इनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों मरने वाले थे। तभी उनका भाई आकर दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकाल लेता है और उनकी जान बच जाती है। वो अब कहता है कि मैंने जो देखा उस पर तुम लोग शायद ही यकीन करोगे, क्योंकि मैंने डीमन देखा है। वो दोनों भी उसे बताते हैं कि हाँ, मैंने भी देखा है और अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें वहाँ से निकलना होगा। केमी का भाई इनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, तब तक मैं डीमन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने के लिए जा रहे थे तब डीमन उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी वो सभी देखते हैं कि बुकशेल्फ के पीछे कोई खुफिया रूम है और जब वो उस रूम को खोलते हैं तब उन्हें अंदर डीमन से जुड़ी बहुत सारी चीजें मिलते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर उनके डैड ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो डीमन यहाँ पर आ गया। कि तभी उन्हें वहाँ पर एक डिमोनिक साइन मिलता है जिसके अंदर खून था। केमी का भाई जब डीमन को ढूंढ रहा था तब उसके सामने वो डीमन केमी बनकर आ जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और अपनी बैलेंस खराब होने की वजह से वो सीधा नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी हड्डी टूट गई, लेकिन उसकी गन भी उससे दूर होती है। तभी वो डीमन फिर से उसकी दूसरी बहन का रूप लेकर उसके सामने आ जाता है और वो डीमन उसे अपने गले से लगाकर उसकी बॉडी का सारा खून को पी लेता है, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से तबाह हो जाती है और बहुत ही बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है। दोनों जब उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनते हैं तब दोनों वहां जाकर देखते हैं कि वो भी वहां से गायब हो चुका है। यह देखकर दोनों समझ जाते हैं कि इसका मतलब वो भी मारा गया, जिसके बाद वो दोनों वहां से फौरन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद अपने डैड के रूम में चले जाते हैं। वो दोनों डैड से पूछते हैं आखिर आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसकी सारे बहन भाई मारे गए। वो उन्हें बताते हैं कि इस घर में एक डीमन है जिसके साथ मैं किसी खास मकसद के लिए एक डील की है। दरअसल मैं अपने सारे बच्चों को उसके सामने कुर्बान कर दूंगा ताकि मैं इमॉर्टल अमर बन सकूं और कुछ टाइम और जी सकूं, क्योंकि मैं अमर बनने के बाद अभी लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता हूँ। मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं 75 साल का हो चुका हूँ और मुझे मरना मंजूर नहीं, और मुझे जिंदा रहने के लिए मैंने उस डीमन से अपने सारे ब्लड लाइन यानी अपने बच्चों का यानी अपने नस्लों का सेक्रीफाइस दे दिया, यानी उनकी कुर्बानी। मतलब उसने अपनी बच्चों की आत्मा को डीमन को बेच दिया था और यही वजह होता है कि वो डीमन उसके सभी बच्चों को एक एक करके मार रहा था। यह कहने के बाद वो एक गन को उठाता है और अपने बेटे यानी कि हेना के हस्बैंड को शूट कर देता है, जिससे वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर हेना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है। तब उनका डैड हेना को मारने जाता है। वो उससे कहता है कि देखा जाए तो तुम मेरी फैमिली की नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मारना ही पड़ेगा। वो उसे भी शूट कर देता है। गोली हेना के हाथ में लगती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। हेना अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर एक घर में छुप जाती है। जब उनका डैड हेना को ढूंढ रहा था तब वो हेना के सामने रिवील करता है कि असल में नाटक कर रहा था कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा मानता हूँ, लेकिन मैं
तुम्हें कभी भी अपनी फैमिली नहीं बना सकता और मैंने अपने बेटे को बोला भी था कि तुम उसके लायक नहीं हो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और तुमसे शादी कर ली, जिससे मुझे बहुत ही बुरा लगा। तभी हेना को वहाँ पर एक गन मिल जाती है जिसे उठाकर वो उसके डैड को शूट कर देती है कि तभी एक बड़ी सी चीज उसके ऊपर गिर गया जिसके नीचे वो फंस जाता है। हेना उसे बताती है कि असल में मैं और तुम्हारा बेटा एक बर्थडे गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन हम दोनों ने वो गिफ्ट अभी तक तुम्हें दिखाया नहीं, लेकिन अब जब तुम अपनी आखिरी सांस लेने वाले हो तो अब मैं तुम्हें वो गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ। वो उसे गिफ्ट दिखाती है जिसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड की तस्वीर होती है। वो बताती है असल में मैं माँ बनने वाली हूँ और ये बच्चा आपके बेटे का है, यानी कि आपका पोता, मतलब कि ये भी आपका ब्लड लाइन ही है और यहाँ पर तुम अपने फैमिली के आखिरी मेंबर नहीं हो, बल्कि यह बच्चा है और अब तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, बल्कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे का है जो कि तुम्हारे प्रॉपर्टी का मालिक भी बनेगा। मतलब कि इस डील के हिसाब से हेना के पेट में जो बच्चा है वही इमॉर्टल होगा क्योंकि उनका बाप मरने वाला है। इस बात को सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है, पर डीमन भी यह सब सुन रहा था। वो डीमन उसके पास आता है और उस बूढ़े आदमी को काट कर खा जाता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद हेना वहाँ से बाहर निकल जाती है और अपने हस्बैंड की तस्वीर देखकर उसे याद करने लगी और रोने लग जाती है। कुछ देर के बाद सुबह हो गई। बूढ़े आदमी का सिक्योरिटी गार्ड अपने मालिक का इंतजार से कर रहा था। जब दरवाजा खुला तब वो देखता है कि दरवाजे बाहर उसका मालिक नहीं बल्कि हेना यानी उसकी बहू निकली है, जिनकी पेट में उनका आखिरी वारिस पल रहा है। इसका मतलब उन सारी प्रॉपर्टी के मालिक और कोई नहीं बल्कि हेना हो जाती है। अब सारी जायदाद की मालकिन बनने के बाद वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को खोकर रो रही होती है और उसे बहुत दुख होता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।